दोस्तों आज हमारे साथ वाव फैक्ट है। बहुत सारी धारणाएं हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हम सभी के मन में ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं जो वास्तविकता में जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। मुझे हमेशा से ऐसा ही लगता था कि फुटपाथ की ईंटें हाथों से बिठाई जाती हैं और टोड के सर पर वाकई में विकृत मशरूम स्टाइल ट्यूमर है, पर मैं गलत था। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। नंबर 10, स्पेशल इफेक्ट्स विंस। प्रोडक्शन के दरमियान इस्तेमाल होने वाली ग्रीन स्क्रीन से लगभग हम सभी वाकिफ हैं। तो आपको क्या लगता है कि एड शूट के दरमियान मॉडल के बालों को हवा में कैसे उड़ाया जाता है, या फिर सुपरमैन के कैप को एक ऐसा लुक देना जिससे लगे कि वो आसमान में उड़ रहा है? ये सब कैसे मुमकिन है? यकीनन फैन की मदद से। गलत। ग्रीन सूट्स पहने हुए निंजास की मदद से ये संभव है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। यकीन नहीं आता तो आप खुद ही सुपरमैन रिटर्न्स के समय ली गई इस क्लिप को देखिए। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ ग्रीन स्क्रीन फ्लटर हो रही है ग्रीन सूट पहने निंजास की मदद से। कमर्शियल्स और मूवीज स्टूडियो कई बार इनकी मदद से हवा को तेज रुख देने में सफल हुए हैं, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। उन हरी निंजाओं को कठपुतली बना देख थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है। दुबई में लाइट हाउस स्टूडियो द्वारा पोस्ट किए गए एक अज्ञात शैम्पू के इस विज्ञापन की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे यह आदमी अपने हाथों को हिलाकर इस मॉडल के बालों को हवा में उड़ने का इफेक्ट दे रहा है। हालांकि इसमें बहुत समय लग सकता है, पर इसकी सरलता से मैं बहुत प्रभावित हूँ। नंबर 9, पेड़ों पर अनानास नहीं उगते। आपको क्या लगता है अनानास कैसे उगाए जाते हैं? वे निश्चित रूप से समुद्र के नीचे तो नहीं उगाए जा सकते, जैसा कि कुछ बच्चों के कार्टून्स में दिखाया जाता है, पर बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि ये पेड़ों पर उगाए जाते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि स्थानीय दुकानों में पाए जाने वाले अनानास हवाई से निर्यात किए जाते हैं। ये सच नहीं है, क्योंकि ज्यादातर अनानास दक्षिण अमेरिका या एशिया से आयात किए जाते हैं। यदि आप यहाँ मौजूद किसानों को अनानास के पेड़ों के बारे में पूछेंगे तो शायद वो आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वे ये जानते हैं कि अनानास जमीन पर उगाए जाते हैं। इन फलों के कोई बीज नहीं होते, बल्कि इनकी अगली पीढ़ी इस फल के ऊपरी झाड़ीदार हिस्से से ही होती है। ये सच है कि हम में से अधिकांश लोगों को ये ज्ञात नहीं कि हमारी खाद्य वस्तुएं कहां से आती हैं। नंबर 8, सीरियल मार्केटिंग। आप यहाँ पर बहुत सारे सीरियल ब्रांड्स देख सकते हैं, पर इनमें से खरीदना कौन सा है? काफी कंफ्यूजिंग है ना? सीरियल बॉक्सेस पर छपी डिजाइन ही इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। यही कारण है कि दूध और सीरियल से भरे इन बाउल्स को डिजाइन करते वक्त कंपनियां अलग अलग तरकीबें आजमाती हैं। एक मिनट, क्या मैंने अभी दूध का? मेरा मतलब ग्लू, मतलब फेविकोल गोंद वो था। जी हाँ, फोटोग्राफी करते वक्त शायद ही कभी दूध का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दूध एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसे सीरियल सोख लेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। पर जब आप किसी स्वादिष्ट चीज का फोटो शूट करना चाहें, तब दूध का इस्तेमाल करना परिस्थिति के विपरीत है। इससे बचने के लिए वे नियमित रूप से सफेद पीवीए ग्लू मतलब गोंद का उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग आप अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकते हैं। नंबर 7, हरी घास। हरी घास एक संपन्न आस पड़ोस अथवा एक अनुरक्षित स्टेडियम की निशानी है। इतनी हरी कि आप यहाँ पर पिकनिक का मजा ले सकते हैं और प्रकृति का आनंद भी। पर क्या होगा अगर कभी आपको इस घास पर पानी डालने का आलस आए और वो पीली पड़ जाए? क्या होगा अगर लगातार 4 सालों तक बारिश ही ना हो? जी हाँ, ऐसे ही हालात साल 2015 में कैलिफोर्निया ने देखे। तब पीली पड़ी घास से परेशान होकर लोगों ने घास को हरे रंग से रंगने का उपाय निकाला, जिसे कई कंपनियों ने कमाई का एक साधन भी बनाया और पर्यावरण के अनुकूल टर्फ टाइल्स बनाई, जो शायद लैंडस्केपर्स का गोल्फ कोर्स और एथलेटिक मैदानों को हरा बनाए रखने का एक रहस्यमयी सालों पुराना औजार भी है। सुनने में मजेदार लगता है ना? प्राकृतिक दिखने वाली घास के लिए लोगों के द्वारा अपनाया गया अप्राकृतिक हरा रंग। पर फिर मुझे लगता है कि सूखे के दौरान ये एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे घास को हरा रखा जा सके। फेंस की दूसरी तरफ दिखने वाली घास हमेशा हरी नहीं होती है। नंबर 6, तौलिया का ढेर एक झूठ है। रिटेल स्टोर्स की कमाई उनकी बिक्री पर निर्भर होती है, और अच्छी बिक्री हमेशा आप कितना अच्छा अपने सामान का प्रचार करते हैं उस पर निर्भर करती है। यही कारण है कि बहुत से टॉवेल्स बेचने वाले डिपार्टमेंटल स्टोर्स तौलिए को अच्छी तरह से रखने के लिए किसी को नियुक्त करने की जहमत भी नहीं उठाते।
इसके बजाय वो एक तौलिए को फोम के आकार के एक ऐसे ढांचे में रखते हैं जिससे ऐसा लगे कि यहाँ पर तौलिए के बहुत सारे ढेर रखे हुए हैं। यहाँ पर वर्क स्मार्ट नॉट वर्क हार्ड सटीक बैठता है। हालांकि मैं कई बार ये सोचता हूँ कि शायद इन जगहों को और अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5, कमांडर क्रंच। ये गलत नहीं है कि हमारे पसंदीदा कप्तान क्रंच जो दुनिया भर में सीरियल बॉक्सेस पर दिखते हैं, वास्तव में उनके नाम के अनुरूप नहीं है। आप यहाँ विवरण में देख सकते हैं कि उनकी वर्दी के आस्तीन पर 3 धारियां बनी हैं। मिलिट्री संबंधित लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 3 धारियां एक कमांडर को दर्शाती हैं, ना कि एक कप्तान को। यदि कमांडर क्रंच वाकई में एक कप्तान होते तो उनके आस्तीन पर 4 धारियां होती, ना कि 3। कप्तान क्रंच एक बहरूपिया है। नंबर 4, टोड जिसे लंबे समय से मशरूम साम्राज्य का रक्षक माना जाता है और मारियो कार्ट पर मौजूद मेरा पसंदीदा कैरेक्टर। वो भले ही हल्का हो पर काफी तेज और घुमक्कड़ भी है। संक्षेप में कहूँ तो ये अनूठा लड़का मुझे बहुत पसंद है। बहुत से लोगों की तरह मैंने भी ये मान लिया था कि वो पोल्का डॉटेड मशरूम जैसे सर वाला इंसान है, पर ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। यहाँ आप कार्टून श्रृंखला द एडवेंचर्स ऑफ सुपर मारियो ब्रदर्स का एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इस श्रृंखला में आप टोड को कभी कभी अपनी टोपी हटाते हुए भी देख सकते हैं, जिसमें बालों के 3 स्ट्रैंड्स का खुलासा किया गया है, जिससे होमर सिम्पसन को खुद से ईर्ष्या होगी। पृथ्वी पर वो इतनी बड़ी टोपी क्यों पहनता है, इसका किसी को अनुमान नहीं है। शायद ये उसे लंबा दिखाने में मदद करता है। अच्छी बात यह है कि कम से कम उसे सोने के लिए बाहर जाकर तकिया खरीदने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, टेक अवे पिज्जाज। कभी कभी मुझे कुकिंग शोज देखना पसंद है, पर मैं ज्यादातर खाना नहीं बनाता। पर बहुत से लोगों के लिए ये एक कला है। ऐसा लगता है कि वे पिज्जा बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। बस आटा लेना और उस पर सॉस लगाना और स्पूडल की मदद से चारों तरफ फैलाते हैं। स्पूडल इस तरह के बर्तन का वास्तविक नाम है। ये एक प्रकार का चम्मच और करछुल का संयुक्त रूप है। पर मुझे तब आश्चर्य हुआ जब मुझे ये पता चला कि टेक अवे पिज्जा वालों के पास इससे भी एक कुशल तरीका है। बस स्क्वीजर की मदद से आटे को घुमाते हुए वे मैकडॉनल्ड सॉस को स्प्रेड करते हैं, हाथों का इस्तेमाल किए बिना। ये इंजीनियरिंग का एक बेहद शानदार नमूना है जो कि मुझे बहुत पसंद है। नंबर 2, टाइल्स और फुटपाथ। जब भी मैं टाइल से बने फुटपाथ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इन्हें हाथों से बहुत ध्यान से एक पर्टिकुलर पैटर्न में बिछाया जाता है, कुछ अलग कर दिखाने के लिए, पर हकीकत कुछ अलग ही है। इन धोखेबाजों को देखिए, कैसे ये हमें स्टेंसिल की मदद से गीली सीमेंट पर ईंटों की छाप डालकर बेवकूफ बना रहे हैं। कई कंपनियां ऐसा करती हैं क्योंकि ये वास्तव में हाथ से ब्लॉक छिपाने की तुलना में बहुत ही आसान तरीका है और ये फुटपाथ को एक बढ़िया पैटर्न भी देता है, खाली कंक्रीट स्ट्रक्चर के बदले एक सुंदर पैटर्न। फिर भी विचित्र कारणों की वजह से ईंटों को कंक्रीट स्ट्रक्चर से पहले प्राथमिकता दी जाती है। डामर सड़कों को बनाए रखना अधिक श्रम साध्य है क्योंकि वे ईंटों की तुलना में आसानी से टूट जाती हैं और इनकी दरारों को ठीक करना बहुत कठिन होता है। पर बड़े प्रोजेक्ट्स में इतनी सारी टाइल्स कौन बिछाएगा? आपको लगेगा कि शायद ये अभी भी हाथों से बिछाई जाती हैं, तो आप गलत हैं। जी हाँ, रोड प्रिंटिंग मशीन्स की मदद से आप ईंटों को सिर्फ मशीन में ऊपर लोड कर देने के बाद दूसरी तरफ से एक सुंदर पैटर्न में बैठा हुआ एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो सीधा फुटपाथ पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, रोड मार्किंग्स। आपको क्या लगता है कि रोड पर मार्किंग्स कैसे की जाती है? जैसा कि आप अभी सोचते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि रोड पर मार्किंग को हाथों से पेंट किया जाता है, पर सच्चाई कुछ अलग ही है। जब मैंने एक रोड कॉन्ट्रैक्टर को जमीन पर फ्लेमे थ्रोवर का इस्तेमाल करते देखा, हालांकि बहुत से रोड मार्क्स अभी भी हाथों से पेंट किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि 1950 के बाद से बहुत सारे रोड मार्क को पेंट ही नहीं किया गया है। आमतौर पर मार्किंग्स करने के लिए मशीनें होती हैं जो पेंट को स्प्रे करती हैं और वे स्टेंसिल या जमीन पर लगाई गई टेप की सहायता से किया जाता है, लेकिन वे हमेशा इन चिन्हों को पेंट नहीं करते। इसके बजाय वे थर्माप्लास्टिक रोड लाइन मार्किंग के रूप में जाने जाने वाली रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि ज्यादातर ठेकेदार करते हैं। टेप को जमीन पर रोल करते हैं और फिर उस पर फ्लेमे थ्रोवर की मदद से गर्म करते हैं, जिसका तापमान करीब 180 और 200 डिग्री होता है। ये गर्मी उस टेप का उपचार करती है जो टेप को मेल्ट करती है और उसे जमीन पर बांधे रखती है।
कभी कभी उन्हें इसे चिपकाने के लिए प्राइमर का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। हालांकि ये टर्मैक की उम्र पर निर्भर करता है। इस हॉट मार्किंग टेप के सारी पेटेंट मार्किंग्स की तुलना में बहुत से फायदे हैं। सबसे पहला कि इससे मार्किंग्स के लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान है और पेंट्स की तुलना में ये ज्यादा टिकाऊ भी है। यही नहीं, मार्किंग करके फिर उसे पेंट करने के तरीके से काफी ज्यादा आसान भी है। और तो और यहाँ आप उतना ही सामान इस्तेमाल करते हैं जितने की आपको जरूरत है। यही कारण है कि बहुत से ठेकेदार इस टेप का उपयोग करते हैं। वे आमतौर पर पहले से अलग अलग माप में उपलब्ध टेप के रोल खरीदते हैं। इसका मतलब ये भी है कि इन पूर्व निर्मित टेप्स के साथ अधिक जटिल डिजाइन भी बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ये नीले रंग की पेडेस्ट्रियन मार्कर जो आसानी से जमीन पर चलाकर लगाए जा सकते हैं। सोचिए जरा, इस डिजाइन को पेंट करना कितना मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि थर्मोप्लास्टिक टेप की लोकप्रियता बढ़ रही है। अच्छा है, अब आप जानते हैं कि ऐसी टेप्स भी मौजूद हैं। आपको कौन सा उदाहरण सबसे ज्यादा चकित कर देने वाला लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारा चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया।